नमस्कार दोस्तों। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुगलकालीन प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मुगलों का राजत्व का सिद्धांत मूलतः शरीयत पर आधारित था। बाबर ने खलीफा की प्रधानता स्वीकार नहीं की थी। उसने काबुल की विजय के बाद बादशाह की पदवी धारण की, जिसे अन्य मुगल बादशाहों ने भी अपनाया। इस प्रकार वे किसी विदेशी सत्ता के प्रतीकात्मक रूप से अधीन नहीं थे। बाबर ने राजत्व संबंधी विचार प्रकट करते हुए कहा है कि बादशाही से बढ़कर कोई बंधन नहीं है। इसके साथ ही वह राजसत्ता को वंशानुगत बनाने के पक्ष में था। हुमायूं बादशाह को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि मानता था। उसके अनुसार किसी प्रकार की उसके अनुसार जिस प्रकार ईश्वर अपने प्राणियों के साथ व्यवहार करता है, उसी प्रकार बादशाह को अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए। अकबर ने राजत्व के सिद्धांत की व्याख्या अबुल फजल ने अपने आईने अकबरी में की है। अबुल फजल ने अकबर के राजत्व की विवेचना करते हुए लिखा है कि राजत्व ईश्वर का अनुग्रह है। यह उस व्यक्ति को प्राप्त होता है जिसमें हजारों गुण एक साथ विद्यमान होते हैं। उसके अनुसार राजत्व ईश्वर के से विकीर्ण प्रकाश है तथा विश्व को आलोकित करने वाले सूर्य की किरण है। अकबर ने मजहर जारी करके स्वयं को इस्लामी कानूनों के बारे में अंतिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और श्रेष्ठ बना दिया था। जहांगीर, शाहजहां तथा औरंगजेब ने भी राजत्व को एक दैवी देन स्वीकार किया है। दोस्तों, आइए देखिए मुगलों का केंद्रीय प्रशासन। मुगल प्रशासन सैन्य शक्ति पर आधारित एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी, जिसमें बादशाह सर्वोच्च होता था। बादशाह राज्य का प्रमुख संचालक, प्रधान, सेनापति तथा न्याय का प्रमुख स्रोत था। मुगल काल में आधुनिक काल की भांति किसी मंत्रिमंडल की व्यवस्था नहीं थी, किंतु प्रशासन के सुचालन या सुसंचालन एवं बादशाह को परामर्श देने के लिए अनेक मंत्रियों एवं विभागों की व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में केंद्रीय प्रशासन में कुछ प्रमुख पदाधिकारी इस प्रकार से थे। सबसे पहले था वकील। बादशाह के बाद साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पद पर वकील था, जो प्रशासन के अन्य अधिकारियों में सर्वोच्च होता था। वकील का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतिनिधि, अर्थात बादशाह का प्रतिनिधि जो उसके सभी अधिकारों का उपयोग कर सके। अकबर ने बैरम खां के पतन के पश्चात वकील की शक्ति को सीमित कर दिया था। फलतः भविष्य में वकील का पद महत्वहीन हो गया था। अन्य अधिकारियों में वजीर अर्थात दीवान, यह वित्त एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इसके अतिरिक्त सभी विभागों पर उसका प्रभाव होता था तथा बादशाह की अनुपस्थिति में प्रशासन के कार्यों को भी वही देखता था। दीवान की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जिनमें दीवान खालसा अर्थात शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी, दीवान तन ये वेतन एवं जागीरों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। मुशरिफ ए खजाना, यह केंद्रीय राजकोष की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। मुस्तौफी ये आय व्यय का निरीक्षक होता था। मुगल बादशाहों के काल में कुछ
निम्नलिखित दीवान थे: राजा टोडरमल, मुजफ्फर खां, मंसूर, ये अकबरकालीन दीवान थे। एतमादुद्दौला, यह जहांगीरकालीन दीवान थे। सादुल्ला खां, शाहजहांकालीन, एवं असद खां, औरंगजेबकालीन आदि दीवान थे। मुगल काल में असद खां सर्वाधिक अर्थात 31 वर्षों तक दीवान के पद पर कार्यरत रहे थे। मीर बख्शी, यह सैन्य विभाग का प्रधान पदाधिकारी होता था, किंतु यह प्रधान सेनापति नहीं था। इसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका हुलिया रखना, रसद का प्रबंध करना, उनके शस्त्रों की व्यवस्था तथा सैनिकों का निरीक्षण आदि मुख्य कार्य थे। शाही महल की सुरक्षा का दायित्व भी इसी पर होता था। खाने सामा या मीर सामा, अकबर ने इस पद की स्थापना की थी। अकबर यह बादशाह के गृह विभाग अर्थात घरेलू मामलों का भी प्रधान होता था। वह शाही रसोई, सम्राट के परिवार, महल, उनकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति आदि करता था। राजमहल के सभी कर्मचारी उसके नियंत्रण में कार्य करते थे। अकबर के समय यह मंत्री पद नहीं था, किंतु बाद में इसे मंत्री पद बना दिया गया था। इसे वजीर का पद भी प्राप्त था, या इसे वजीर का पद प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी माना जाता था। इसी क्रम में सद्र उस सुदूर के अनेक कार्य होते थे। यह प्रधान काजी के रूप में कार्य करता था तथा मुकदमों का निर्णय करता था। बादशाह को धार्मिक विषयों पर परामर्श देता था। दान विभाग का प्रधान अधिकारी भी यही होता था। वह धार्मिक व्यक्तियों, विद्वानों एवं संतों के पालन पोषण के निमित्त बादशाह द्वारा दी गई भूमि का प्रबंधक एवं निर्णायक होता था। सद्र सुदूर को शेखुल इस्लाम भी कहा जाता था। अकबर के काल में केवल 4 ही मंत्रिपद थे: वकील, दीवान अर्थात वजीर, मीर बख्शी तथा सद्र उस सुदूर। मुगल कालीन कुछ अन्य प्रमुख पदाधिकारी भी होते थे। इनमें मुहतसिब, मीर आतिश, दरोगा ए डाक चौकी, मीर ए बहर, मुशर्रिफ अर्थात लेखाधिकारी, मुस्तौफी अर्थात लेखा परीक्षक, मीर ए बर, नजीर ए बयूतात, मुसद्दी तथा कोतवाल। मुहतसिब नामक पदाधिकारी जन आचरण निरीक्षण विभाग का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना, शरीयत के प्रतिकूल कामों को रोकना, माप तोल के पैमानों की देखभाल करना आदि होता था। मीर आतिश, यह मुगल तोपखाने का प्रधान होता था। इसका मुख्य कार्य तोपखाने की व्यवस्था करना था। इसे दरोगा ए तोपखाना भी कहा जाता था। दरोगा ए डाक चौकी, यह डाक विभाग तथा गुप्तचर विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। मीर ए बहर, यह जल सेना का प्रधान था। इसका प्रमुख कार्य शाही नौकाओं की देखभाल करना होता था। मुशर्रिफ अर्थात लेखाधिकारी, यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। मुस्तौफी अर्थात लेखा परीक्षक, यह आय व्यय की लेखा जोखा की जांच करता था। मीर ए बर, यह वन अधीक्षक होता था या वन विभाग का अधीक्षक होता था। नज़ीर ए बयूतात, यह शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। मुसद्दी, यह बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल करने वाला एक प्रमुख अधिकारी होता था। कोतवाल, यह राजधानी तथा बड़े नगरों में कानून व्यवस्था की देखभाल करता था। इसी प्रकार से मुगल काल में प्रांतीय प्रशासन एवं ग्राम प्रशासन की भी अलग अलग व्यवस्थाएं हुआ करती थी।
जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे।